सो अभी आ गए हैं सर के यहाँ पे ऑफिस में, और पीछे आप देखो पूरा कैमरा वैमरा लगे हुए हैं पुराने, हमारे सामने वाले लगे हुए हैं, सर के पीछे लगे हुए हैं। और सर तो बोल रहे थे ये मैम के भाई, आप मेरे को क्रेडिट मत दो बेफालतू में। ठीक ये बात। उनकी मेहनत ये है। फिल्म वाली तो मेहनत उनकी है। हाँ ये बट ठीक है, तो पीछे है तो ठीक है, कोई बात हाँ वही तो सर, जंग से जंग पूरा। बात सही बात कही है आपने। देखो ऐसा होता है कि कई बार 3 शब्द में आप पूरी बात कह जाते हो। वही जंग से जंगपुरा, बात ठीक है आपकी। देखो कहाँ 1947 कहाँ जब वो निकले थे जंग से, हमारे पूर्वज पुरखे, किसने सोचा था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये नहीं पता था कि जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं, ये नहीं पता था कि 1 मील बाद जिंदा रहेंगे कि नहीं, कि नए बने हुए बॉर्डर्स को क्रॉस करेंगे कि नहीं। ये तो खैर उम्मीद से ही बाहर था जो हालात थे। उसके बाद किसने सोचा था कि आपकी जो अगली पीढ़ी है वो होगी नहीं होगी, और होगी तो कहाँ तक जाएगी। तो आखिर बात ठीक है, कहानी तो वही है कि उस समय की जो एक अलग ही जंग थी हमारी, वो एक जंग, एक आपने इनफैक्ट बहुत अच्छा वर्ड दिया है इसको कि लोग इसको मानते नहीं है, बट दैट वाज अ बैटल, अ वॉर ऑफ इट्स ओन दैट द इमिग्रेंट्स फॉट। और हमारे लिए चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, 71 का वार, 60s का वार चाइना से, वो अपनी जगह है, ऑब्वियसली वार है। लेकिन जो हमने लड़ा है वो हमने एक अलग तरह का वॉर लड़ा है मेरे बड़े बुजुर्गों ने, क्योंकि उन्होंने हालात से लड़ा, और जो ऐसे बदले ओवरनाइट कि कोई सोच में नहीं सकता था कि एक ही गांव में मिलजुल के रहने वाले दुश्मन हो गए। आप कभी आपके पास ज़मीनें थी जो पुश्तों से आ रही थी, लोगों की नज़र पड़ गई इस पे, यार ये जाएगा तो मुझे मिल जाएगी, मैं कब्जा करूँगा। हालात थे ऐसे। आपने सोचा नहीं था कि आप हज़ारों एकड़ छोड़ के आ रहे हो, आपको यहाँ क्या मिलेगा। पर वो भारत सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि कुछ मिला, चलो जितना मिला। मगर वो हालात जो उन्होंने 25-30 साल जिए, और ये सिर्फ वही नहीं है, यहाँ तक आने के 25-30 साल तक का, तो जो वो पीढ़ी जो आई वहाँ से खुद, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 30 साल बाद थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला जब उनके बच्चे उन्होंने देखा कि कुछ करने के काबिल हो गए हैं, और फिर उनको साहस हुआ थोड़ा सा। लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने तो कमाल किया है कि आप देख लो, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इंदर गुजराल हैं, प्राइम मिनिस्टर, 3 प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, गुलजारी लाल नंदा। आप देखो जो मिलिट्री के कमांडर, चीफ जस्टिस, कई चीफ मिनिस्टर हैं। हरियाणा में देख लो कितना वक्त लगा, लेकिन खट्टर साहब बने, जंग से आए वो भी। हाँ, है ना, ये पता नहीं होगा लोगों को कि खट्टर साहब है कहाँ से। खट्टर साहब जंग से हैं। और आपने बड़ा खूबसूरत ये इसमें लिख रखा है पहले ही पेज पे कि ऐसे जंग दे वासी लोग सजन, साडा दिल दरिया और अक सहरा। वो माना जाता था क्योंकि झंग जो एक जगह थी, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ सूफीज़म बहुत प्रेवलेंट था, बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से। बहुत इतना सूफिज्म कहीं और नहीं है दुनिया में जितना जंग में था। इतने पीर, इतने जो है सूफी दरगाह हैं जहाँ इतना गाना बजाना होता था। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा आदित्य भाई कि जो सूफिज्म में औरत की कभी मज़हर नहीं बनती है, कभी भी। और जो है आपने हीर रांझा की, तो वो जो हीर रांझा की कहानी है वो जंग की है, और हीर की मज़ार है वहाँ। आप सोच भी नहीं सकते कि हीर की मज़ार पे आज भी मेला लगता है, और ऐसा मेला लगता है कि दुनिया आती है और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। इतनी पावरफुल कहानी है, लव स्टोरी है, जैसे शीरी फरहाद, जैसे लैला मजनू, रोमियो जूलियट, वैसे ही है, इमोर्टल है और उस गांव से और जुड़ी हुई है। और आपने देखा होगा कि हमारी किताब में एंड में, थैंक यू, जो एंड में, थैंक यू, हाँ, आप देखेंगे कि जो मेरे लाला जी, जो मेरे ग्रैंडफादर केसरदास, हाँ केसरदास, वो जब उनको पता लग गया कि मेरा अंत आ गया है,
तो एक बंजारे हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो बंजारे चला करते थे, ट्रेडिंग बंजारों के थ्रू होती थी, क्योंकि उन्हीं को अलाउड था कि आप बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान पहुंच जाओ, कहीं पहुंच अच्छा, बंजारे वो कर सकते थे कहीं भी? और इनफैक्ट 1947 के बाद भी जब वीजे मिलने शुरू हो गए, वो जो बंजारे हैं उनको वीजा अप्लाई नहीं करता था। अच्छा। सिर्फ रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती थी ज्यादा से। क्या बात है। बड़े बड़े ऐसे थे, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ मिडिल ईस्ट तक लेके जाते थे। अच्छा, वेस्ट एशिया में पूरा सारा। और वो सामान साउथ से नॉर्थ तक पहुंचता था, नॉर्थ से फिर वो आगे लेके जाते थे, और नॉर्थ का सामान तो ले जाते थे। तो ऐसे ही एक बंजारे हिसार में, उन गांव के बाद हमारे गांव के बाहर उन्होंने अपना कैंप लगाया, कुर्डी गांव आर्यनगर में, हिसार के पास। तो वहां उन्होंने अपना खेमा लगाया। तो मेरे जो ग्रैंडफादर लाला जी, वो बंजारों का जो हेड था उससे मिलने गए। तो उन्होंने कहा कि आप कब गए थे झंग लास्ट? तो उसने कहा मुझे 1 साल हो गया। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि मिट्टी की खुशबू, उसने कहा कि आज भी वैसी है। क्या बात। और उन्होंने पूछा कि मेरी ज़मीन सब, वो कहते सब पानी हवा सब वैसा ही है, और आज भी सूफिज्म है। आज भी जो है वहाँ पर आपको हीर की मज़ार पे मेला लगता है, और आज भी आपका झंग, उसके पक्षी पशु सब वैसे ही हैं। ये सुनने के बाद फिर वो अपने एक टीले पे जाके बैठे, उन्होंने बहुत देर सुना, और वापस आए और रात को दम तोड़ दिया। बस उसी का इंतजार कर रहे थे कि कोई मुझे आकर के कभी वहां से आके बताए कि कैसे है। पर जो उनकी जंग है उसका तो मैं बता भी नहीं सकता। मैंने लिखने की कोशिश करी है, लेकिन जो उन पे आप बीती है वो कौन समझ सकता है। तो रोडो सुल्तान से जब वो चले जी, और रोडो सुल्तान तो अपने आप में एक पीर का नाम है, और बाबा सुल्तान जो बिल्कुल वो दोनों वहीं पे जो है। बिल्कुल, रोडो सुल्तान खुद भी एक पीर के नाम पे है, और उसकी मज़ार भी है वहां पर। और चेनाब रिवर है शायद वहां पे, वो उसी की तो सारी बात थी, क्योंकि सारा जहां चेनाब रिवर निकलता था उसके आसपास की जमीन जो सोना थी। और जो बहुत सालों पहले कनाल सिस्टम नहीं था वहां पे, क्योंकि रिवर तो जाता था, लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरीज आप कैसे लेके जाओ कनाल में कन्वर्ट करके? ये मानना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे, क्योंकि उनको क्या है कि और खेती चाहिए थी, ताकि वो सेना के लिए जो है उगा सकें गेहूं और सब कुछ। जितनी बड़ी सेनाएं होती थी तो उनको खाना पीना बनाना, तो उनको और जमीन उपजाऊ करनी थी, और उनके घोड़े सब कुछ जानवर थे, उनके लिए भी चाहिए होती थी। तो वो कैनाल सिस्टम लेके आए। ओके। और उससे पहले लोकल ने, कईयों ने, बड़े बड़े फार्मर्स थे, उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था। तो जब लेकर के आ गए कैनाल, तो फिर ऑब्वियसली आपको उपजाऊ बनाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए लोग चाहिए थे। तो हमारे वाले जो उनसे हैं, उन्होंने ये कुछ तो यहीं से गए थे। ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपसे कोई 700-800 साल पहले की। लेकिन कैनाल सिस्टम के बाद लोग और आ गए वहां पर उनकी जो जमीनें थी वो हजारों एकड़ ऐसी थी जिसपे कुछ उपजाऊ भी नहीं होता था, पर उनकी थी। पत्थर था, रेत थी, बारिश में कभी कुछ कर लिया तो कर लिया वहां पर। वही ब्यूटी थी जंग की। तो लेकिन खुश थे, बहुत खुश थे। और फ्लरिशिंग गांव थे, मंदिर थे, अच्छा खाना पीना था। हमारे जो रोडो सुल्तान में कुरैशी थे मुसलमान, और क्योंकि उन्होंने भी राज किया वहां पर जंग में, मुल्तान में, उस डिवीजन में। तो कुरैशियों के पास भी काफी जमीन थी। अच्छा। हालांकि रोडो सुल्तान में हमारी जमीन ज्यादा थी, लेकिन कुरैशियों की भी थी, और उनकी भी बड़ी फैमिलीज कुछ रहती थी वहां पर, और वो मिलजुल के रहते थे। बड़ा प्रेम था आपस में। बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे लाला जी के, उनके भाइयों के, और सब कुछ शुरू से बड़ा प्रेम था। और एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि आप एक दूसरे की रसोई से खाते नहीं थे। अच्छा। वो आज भी होता है, ये हलाल और झटका कई चीजें होती हैं। तो बस इसके अलावा और कोई भी कहीं पे शिकन नहीं था। शिकन भी नहीं था, ये तो बंदिश नहीं थी। बंदिश नहीं थी, मतलब ये नहीं था कि बस एक अंडरस्टैंडिंग था, गिवन था कि आप एक दूसरे की किचन से खाएंगे, लस्सी पी लेंगे, चाय पी लेंगे। लेकिन उनके चूल्हे से खाना बना हुआ नहीं खाते थे एक दूसरे के यहाँ। लेकिन हर त्योहार इकट्ठा मनाना, अफसोस मनाना किसी की मौत पे, मिलना जुलना, सब दोस्ती पक्की थी। लेकिन कुछ यंग लोग नहीं मानते थे इसको। तो वो क्या करते थे कि जैसे मुझे याद है कि मेरे बड़े, मैंने किताब में भी लिखा है कि वो क्या करते थे कि वो मेरे लाला जी बताया करते थे कि ढानी होती है ना जैसे गांव में,
हाँ ढाणी, हेमलेट, हाँ अच्छे से पता तो है। वो ढाणी में जाके छुप के फिर वहाँ मीट बना करके मटन खाते थे, क्योंकि वो खुद तो घर पे नहीं बनता था, हमारे आर्य समाजी थे हाँ, तो नहीं बनता था घर पे, लेकिन उनका मन करता था, और उनके जो दोस्त थे मुसलमान बड़ा अच्छा खाना बनाते थे, तो वो फिर वहाँ छुप करके और रात को फिर वहीं रुकते थे और एक आधा पैक भी लगा लेते थे। वो होता है, वो आज भी होता है। नहीं, तो नहीं, सही है। यंग तो रेबल होते ही है ना, Obviously, हाँ, तो हाँ। वो होता ही है, लेकिन प्रेम था, ओके। एक दिन में बदल गया सब कुछ। नहीं सर, ये आज आपके ग्रैंडफादर जब आपको बता रहे थे, जो आपने लिखा भी है बुक में, तो ये कब उनको एहसास हुआ कि अब छोड़ के हमारे को जाना पड़ेगा? और जब जाने की बात हुई तो आपके घर में बात होती है और वो कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार कलानौर में हैं, हम कलानौर जाएंगे और फिर थोड़े दिन बाद ये जब सेटल हो जाएगा वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ आदित्य भाई, वो तो अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में सोच नहीं सकते थे कि हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि टेम्परेरी है, रायत हो गए, सब कुछ है, एक बार ही बॉर्डर बन जाएगा तो सेटल हो जाएगा। बल्कि वो तो ये भी सोच रहे थे कि आपस में फैसला हो जाएगा कि शायद बॉर्डर की भी जरूरत ना पड़े। पाकिस्तान बनने की तो बहुत दूर की बात सोचते थे, लेकिन पंजाब डिवाइड हो जाएगा तो वो कभी सोचते नहीं थे। फिर भी लेकिन जब लाहौर में जुलाई में राइट्स हुए तो हमारे कुछ रिश्तेदार लाहौर में थे, तो उन्होंने आकर के बताया जब वो वापस रोडो सुल्तान आए कि ये तो दंगे बहुत बढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे फैलने लगे, मुल्तान में आ गए। तो फिर उनको लगा कि अब शायद सेफ नहीं है। फिर भी होपिंग अगेंस्ट होप, वो सोचते थे कि अभी देखते हैं, कुछ दिन देखते हैं। लेकिन उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि ऐसी कोई बात होगी तो ऐसा चलते हैं कि कलानौर, रोहतक के पास, क्योंकि ससुराल थी मेरे ग्रैंडफादर की, तो लाला जी की, तो उन्होंने कहा कि कलानौर जाएंगे, वहाँ रह लेंगे और जब हालात ठीक हो जाएंगे वापस आ जाएंगे। और लेकिन ये उनको पता था कि आसपास के गांव में टेंशन होने लग गई, तो उन्होंने जो गांव के मुसलमान थे सब है, आपस में बैठक करके उन्होंने आपस में बात करनी शुरू कर दी थी कि क्या है। लेकिन जो मेरे लाला जी के फादर थे, ये उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लाला जी तो तब 40 साल के थे, वो बुजुर्ग जो डिसाइड करेंगे वही डिसाइड करेंगे। तो और बच्चे तो मेरे फादर तो 6 इयर्स के थे, 6 या 8, हाँ 8, 6, 7, 8, किसी को पक्का नहीं एग्जैक्ट पता, क्योंकि उनकी एज जो है रोडो सुल्तान स्कूल में अलग लिखी हुई है, यहाँ रिकॉर्ड में ये अलग भी लिखी तो हुई है, अलग है, क्योंकि जो है लिखा दिया हुआ है। तो जो मेरे ताया जी हैं वो 11 साल 12 साल थे, तो ये जब इनको तो जो बड़े बुजुर्ग कह दें वो करते हैं। तो जैसे लाला जी को तो आप, मैंने लिखा है कि उनके चाचा जी ने जब ये साहब हुई तो उन्होंने बंदूक निकाल करके रख ली, छुपा के रखी हुई थी, कि रखते ही थे उस टाइम पे, सबके पास होते थे। तो उन्होंने दी, तो उनके तो हाथ कांप रहे थे कि ये ऐसे भी हालात आएंगे, मुझे अपने हाथ में बंदूक लेनी पड़ेगी कभी। पर जो बड़े थे उनका इतना अटैचमेंट था लैंड के साथ कि वो कहते जरूर थे कि हाँ चलते हैं कलानौर से वापस आ जाएंगे, लेकिन उनकी रूह नहीं मानती थी, क्योंकि वो अगर अपनी जमीन से उखड़ते तो वो खत्म हो जाते, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वही थी। हमारे यहाँ पर इतनी डीप रूटेड नहीं है ना, हम तो पले स्कूल गए, बाहर चले गए नौकरी करने, सब कुछ है, तो हम जमीन के साथ हमारा उतना लगाव नहीं है। लेकिन जिसने अपनी सारी जिंदगी और पुश्ते सब कुछ उसी स्कूल में वहीं पढ़े, गांव में बड़े हुए, खाना पीना मेल जोल शादी सब कुछ उसी गांव में है, वही जिंदगी है आपकी, आपको वहां से निकाल दे कोई तो आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है ना। इतनी इनसिक्योरिटी को डील करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको और कुछ आता ही नहीं करना। आपने खेती करी है, राज किया, आपको कहोगे अब जाओ और फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा, कैसे करोगे? आप अंदर से मर जाते हो, सोच ही नहीं सकते आप। तो बड़े तो फिर इसी वजह से वो खत्म हो गए थे जिस दिन पहले। तो जब वो काफिला शुरू हुआ और वो 11वें दिन लाहौर पहुंचते हैं और बीच बीच में काफी इंसिडेंट्स भी होते हैं, और उसके थोड़े दिन बाद उनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो काफिला, बल्कि काफिला चलने से पहले तो उनको ये फैसला करना पड़ा कि अब चलें गांव से, और वो भी उनके एक मुसलमान बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, वो बहुत मानते थे उनको, तो वो उन्होंने कहा कि आप जो है मेरी सिस्टर के यहाँ रुकिए, जो है वहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव था उनका, तो वो उन्होंने कहा कि आप मेरी सिस्टर के पास रुक लो, और वो उनकी सिस्टर जो है आर्मी को आर्म्स और घोड़े सप्लाई करते थे। अच्छा। तो वो उनको पता है कि सेफ्टी है, बड़ा घर है, उनके पुलिस के साथ आर्मी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वहाँ सेफ रह गया। तो ये वहाँ गए, 15 जुलाई के लास्ट वीक में निकले, और फिर वो 14
15, 16, 17 अगस्त तक वहीं रहे। जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ तो वो वहीं थे, वहीं उन्होंने रेडियो पे सुना। ओके। और फिर वहीं उन्होंने सुना कि कैसे कि 14 की रात को ही मारकाट लाहौर में शुरू हो गई, जो 14 को ही जो है एक डिफरेंट लेवल की मारकाट शुरू हो गई थी। वैसे तो दंगे तो पहले हो ही रहे थे, लेकिन जो मारकाट असली शुरू हुई वो हुई 14 अगस्त को, जब उन्होंने कहा कि अब निकलो यहाँ से। अच्छा। अभी तक ये नहीं था कि निकलो, अभी तो क्या है कि तुमने हमारे मारे, हम तुम्हारे मारेंगे, वो चल रहा था। तो लूटपाट ज्यादा हो रही थी, अनसोशल एलिमेंट्स ज्यादा थे। लेकिन 14 अगस्त को तो फिर एक प्रॉपर ये हो गया था कि यहाँ से जाओ। और फिर क्या होता है कि ग्रीड आ गई कि यार ये जमीन ये हमारी हो जाएगी, ये मकान हमारा हो जाएगा। तो एक फिर, हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त को जब अपनी स्पीच दी, पहली जो स्पीच उसने दी अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तान में, उसने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि सब यहाँ रहें। हाँ, एक सेकुलर स्टेट हो, एक सेकुलर स्टेट हो, सब तरह के फेथ वाले यहाँ रहें। अब लेकिन वो बैरिस्टर आदमी इंग्लिश में बोला। अब 80% पॉपुलेशन तो समझ ही नहीं पाई आपकी कि आप मानते बहुत थे जिन्ना को, लेकिन अगर तुम इंग्लिश में बोलोगे तो 80% लोगों को तो पता ही नहीं लग रहा। अब उसकी जो ट्रांसलेट करके इंटरप्रिटेशन करके जो दुनिया बता रही है, तो वो तो पता नहीं क्या बता रही थी। तो मार्केट बढ़ती रही। फिर 4-5 दिन बाद उनको सलाह दी गई कि अब आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि शायद हम भी नहीं बचा पाएंगे इस घर के अंदर भी, क्योंकि पूरा का पूरा गांव आ गया तो कितना लड़ लोगे। हालांकि गांव की औरतों ने भी कहा, उनके घर की औरतों ने कहा, मुसलमान थी, कि नहीं, अब आप फैमिली के मेंबर हो, हम कैसे आपको कहीं जाने के लिए, हम तो आपके लिए जान दे देंगे। पर जो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर थे, उन्होंने कहा था क्योंकि क्या फायदा जान देने का जब सब मरेंगे, तो हमें चले जाना चाहिए। तब वो काफिला शुरू हुआ कि 10-11 दिन का काफिला कैसे कैसे हुआ। तो वो भी एक दर्दनाक कहानी है कि गांव में आपको पानी नहीं था, क्योंकि सारे गांव के कुओं में लाशें डाल दी थी, मरे हुए जानवर डाल दिए थे जाने से पहले। हिंदुओं ने भी डाल दिए ताकि मुसलमान जो आए ताकि उनको पानी हमारे यहाँ पे बस न सकें। और जो मुसलमानों ने इसलिए डाल दिए ताकि उस गांव से लोग भागें कि पानी ना हो उनके पीने के लिए। तो ऐसी ऐसी हालत थी। और उसमें उनको मैंने एक एपिसोड बताया कि बड़ा कि उनको एक बच्चों को प्यास लग रही थी, पानी नहीं था, खत्म हो गया। तो फिर वो एक गांव के अंदर गए तो कहीं पानी नहीं था, तो एक छोटी सी कहीं पे झोपड़ी थी, वहां से उनको आवाज आई, कुछ वो देखा तो एक ओल्ड लेडी बीमार पड़ी हुई थी। तो उसको उन्होंने उठाया कि चलो साथ लेके चलते हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि पानी मिलेगा कहीं, तो उसने कहा कि एक घड़ा मेरी खटिया के नीचे पड़ा है, लेकिन मैं नीची जात की हूँ, तो तुम मेरे घर का पानी पियोगे? ये लिखा है आपने। तो उसने कहा कि यहाँ बच्चों के लिए तो आप वरदान है, ये आपसे यहाँ पानी मिल रहा है, तो नीचे और ऊपर क्या होता है। तो ऐसी ऐसी कई कहानियां, और ये बताते थे। और ये नहीं कि उन्होंने कभी हमारे को ये कहानियां बैठ के बताई हैं कि आओ बताते हैं। तो जैसे कभी बात होती थी, हम कहते थे कि गाँव में कि हरिजन जो है आते हैं, ये रसोई में क्यों नहीं जाते? छोटे बच्चे हम पूछते थे, यहाँ पूछते थे कि वो इस अंडर ज्यादा क्यों नहीं करते। आज भी होता है, ठीक है। तो उस समय दादी हमारी ये बताया करती थी कि ये ट्रेडिशंस बनी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि हम तो इस तरह से फिर वो बताई उन्होंने कहानी। तो ऐसे ऐसी कहानियां हमारे को एपिसोड लिंक बताई गई हैं, कभी बैठ के नहीं बताया गया हमारे को। कुछ मेरी मेमोरी में रह गई, कुछ नहीं रही, कुछ मेरे छोटे भाई की मेमोरी में थी। और फिर एक जो सबसे हमारे एक बुजुर्ग अभी भी जिंदा है, 93 ईयर ओल्ड ठाकुर दास जी, ठाकुर दास मिगलानी जी, छिंदवाड़ा नेपाल में रहते हैं, नागपुर के पास रहते हैं। वो उनके साथ मैंने बात की, वो 16 साल के तब आए थे। अच्छा। तो उनकी मेमोरी काफी ऑब्वियसली थी, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। और बल्कि फिर किताब का जो मेरा लॉन्च हो रहा है 13 अगस्त को, वो मैं उन्हीं के हाथ से करा रहा हूँ। क्या बात। मैंने कहा कि अच्छा लगता अगर कोई मंत्री करें, सब कुछ है, लेकिन 93 ईयर ओल्ड पार्टीशन सर्वाइवर, हमारे घर के बुजुर्ग, उनके हाथ से कराएं तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। सही बात है। तो वो आ रहे हैं स्पेशली, हालांकि उनकी एज बहुत है, पर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा आप जा सकते हो। तो फिर वो 12 तारीख को आ रहे हैं, एक दिन हमारे पास रहेंगे, 13 को वही करेंगे। तो सर जब आप ये पूरा का पूरा यहाँ पहुंचे इस साइड वाले एरिया में, और फिर आप करनाल में रुके, फिर कुरुक्षेत्र के पास कैंप लगे हुए थे, काफी लोगों को वहाँ पे जमीनें दी गई, और ज्यादातर जितने भी
ये माइग्रेंट्स थे उनके लिए स्कूल भी खोले गए, बच्चे भी पढ़ना स्टार्ट हुए। फिर आप कलानौर में भी पहुंचे, अपने रिश्तेदारों से मिले। आप इन द सेंस आपकी फैमिली हाँ वही कलानौर पहुंचे और रिश्तेदार, वहां भी एक तरीके से बड़ा इमोशनल मोमेंट था उनके लिए कि भाई ये सब कुछ छोड़ के आए और जिंदा पहुंच गए सारा। तो फिर आप ये कुर्डी गांव, आर्यनगर गांव, ये कैसे पहुंचना हुआ आपका? सो उनकी जो, देखो पहले तो आपने ठीक कहा कि पानीपत में सबसे बड़ा कैंप रिफ्यूजी कैंप लगा था, तो वहाँ रुके। लेकिन वो तो शहर ही था एक किस्म से, इतना बड़ा शहर था कि वहाँ उनको हॉस्पिटल स्कूल सब बनाने पड़े। क्योंकि क्या करते हैं, और नहीं तो लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पर पानी की टैंकियाँ तो बनाई थी, लेकिन अब बाथरूम तो बना नहीं सकते, तो लेडीज को ना बाहर नहाना पड़ता था, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। अब वो गांव से आए लोग बड़े, तो उनको झिझक होती थी। और हमारे पता क्या था कि रिश्तेदारी थी, लेकिन महम वाली साइड पे कला जो है, वो कलानौर महम इस तरह से, वहाँ पे ना काफ़ी मुस्लिम विलेज थे, तो वहाँ पे उस समय काफ़ी राइट्स हुए थे। तो गवर्नमेंट ने एडवाइस किया था कि आप अभी नहीं जा सकते, अभी आप पानीपत रहो। अच्छा। तो इस वजह से वो रुके, नहीं तो वो रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जा सकते थे, रिश्तेदार घर था, वहाँ रहे कोई मेरे ख्याल से 7-8-10 दिन ही रहे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जिस बुलक कार्ट पे जिस पे वो आए थे वो उनको वाघा बॉर्डर पे देनी पड़ी, क्योंकि ट्रेन पे आए। अच्छा। तो अपने वो जानवर भी देने पड़े। वो तो यहाँ वहाँ उन्होंने फिर उनके पास कुछ पैसे थे, क्योंकि कैश तो कुछ लाए थे साथ। अपना जितना सोना था, गहने थे, वो तो वहाँ छुपा के आए थे, दबा। मैंने लिखा है कि कहाँ दबा के आए थे, कहाँ पे बता दो। अब जिसने निकालना है वहां से, तो वो किताब पढ़े। मैंने पढ़ा है वैसे। तो थोड़ा नक्शा तो बता ही दो आप। तो वो ढानी के पास मेरी जो ग्रैंड मदर थी, ग्रेट ग्रैंड मदर थी, उन्होंने सारे इकट्ठे किए गहने। तो उन्होंने कहा कि चुपचाप जो है वो ढानी के पास एक पेड़ है, उसके नीचे वहाँ पे दबा दो। अच्छा। तो वहाँ बाकी तो लोग अपने कहीं कुएं में छोड़ के आए थे, कहीं बहुत सब कुछ छोड़ के आए थे, पर हमारे वाले तो वहीं छोड़ के आए थे। लेकिन छोटे मोटे कुछ ले भी आए थे कि चलो बेचना पड़ा, कुछ करना पड़ा। मेरी दादी तो सिर्फ 2 छोटी मूर्तियां लाई थी, एक राम की और कृष्ण की, वो आज भी है मेरे पास, छोटी छोटी सी, वो लाई थी साथ में। और एक गठरी लेके आई थी जिसमें मिट्टी थी वहाँ की, गाँव की। उसके अलावा फिर वो लाए थे कोई 1-2 गहने, फिर उन्होंने वहाँ वो बेचे कैंप में। अच्छा, कैंप में बेचे कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में उन्होंने उसके में जो पैसा लिया, फिर उन्होंने भी बुलेट कार्ट खरीदी एक। फिर वो रोहतक पहुंचे, 2 दिन रोहतक गए, फिर कलानौर से रिश्तेदार आ गए थे, फिर उनके साथ वहाँ गए। तो उनकी, बल्कि मेरे ग्रैंडफादर की एक बुआ भी वहीं रहती थी, एक सिस्टर भी वहीं रहती थी। तो बल्कि वो तो उनकी डेथ, अपने फादर की डेथ पे भी नहीं आ पाए थे, हालात ख़राब थे, तो रोना धोना होना ही था। फिर पहली बार मिले थे। उसके बाद फिर एक गांव है कुरुक्षेत्र के पास जो मुस्लिम विलेज था, वो अबंडन था। तो जितने हमारे रोडो सुल्तान और झंग से आसपास के गांव से आए थे, तो उनको वहाँ पर अलॉट कर दिया, अलॉट नहीं किया था, 5-6 महीने के लिए वहाँ जगह दे दी थी। क्योंकि अब मैम भी कितने दिन रहते, इतने सारे लोग थे, लोग आई जा रहे थे। तो फिर वो वहाँ आ गए। वहाँ से फिर उन्होंने गवर्नमेंट में रिहैबिलिटेशन के लिए अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि कानून बन गया था, ऑर्डिनेंस पास हो गया, सब कुछ है कि जो वहाँ ज़मीन छोड़ के आया है वो कागज़ दे, अपने जितने भी हैं वो वेरीफाई होते थे। तो यहाँ पे फिर उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था कि आप वहाँ जितनी छोड़ के आए हो उसके बदले में यहाँ कितनी मिलेगी। तो फॉर्मूला बनाया था, उसके हिसाब से कम बनती थी। लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया कि अगर आप यहाँ पे लेते हो, जो आज पूरी बेल्ट जो आपकी आज इससे हल्द्वानी से नीचे आकर के वो जो बन गई है, जो यूपी तक थी होती थी पूरी, बहुत सारे सरदार वहाँ पे आपको पता है वहाँ भी है। तो उनको ज़्यादा दी थी, क्योंकि वो दूर जाने को तैयार थे। अच्छा। और जिन्होंने बंजर जमीन ली उनको भी ज़्यादा मिली। लेकिन जो चाहते थे करनाल, अमृतसर, लुधियाना, वो बहुत फर्टाइल लैंड थी, और वहाँ इतने बड़े बड़े पीसेस थे भी नहीं लैंड के, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान के पास कम थी लैंड। तो अबंडेंट लैंड को फिर वो उन्होंने कहा कि आपने अमृतसर लेनी है तो आपको इतनी मिलेगी, आप यहाँ लोगे तो इतनी मिलेगी, यहाँ लोगे तो इतनी मिलेगी। हमारे जो झंग से हैं वो सारे रोहतक में हैं,
अच्छा, रोहतक में? रोहतक में है, लेकिन हमारी फैमिली ने हिसार इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो जितने कज़न्स आए थे वो चाहते थे कि हम इकट्ठे रहें, हमारे को अच्छा। एक ही जगह मिले, और इतना बड़ा पैच फिर वहाँ रोहतक में था नहीं। तो छोटा सा उनको एक रोहतक में टुकड़ा मिला था, एक पानीपत में मिला था, वो बाद में बेच दिया, लेकिन बड़ा फिर वो हिसार कुर्डी। ओके। और कुर्डी तो उस समय फिर आपको पंजाब का हिस्सा होता था उस समय, हरियाणा तो बाद में बना ना। तो उस समय बंजर ज़मीन थी। मुझे याद है कि जब मैं पैदा हुआ 1965 में, 1972-73 तक तो हम गांव में सोते थे, बाहर तो इतनी इतनी रेत की परत ऊपर होती थी। वहाँ तो है, बालसमंद वाले रोड पे है ना? हाँ, बालसमंद वाले रोड पे चादर इतने इतनी रेत की परत होती थी, रात को सेटल होती थी वो। और टीला, आप आज इधर से गए हो, 2 घंटे बाद वापस आ रहे हो तो टीला इधर मूव कर गया, हवा के साथ इस साइड वो गिर गया तो सड़क ही छुप जाती थी, वेट करना पड़ता था 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। तो वो उस तरह की थी। तो फिर नहर आई 1964 में, नहर बननी शुरू हुई, इंदिरा गांधी कनाल आई, तो उसके बाद तो किस्मत बदल गया। और फिर पंजाब से अलग हो गया हरियाणा। तो लेकिन 20 साल की स्ट्रगल तो थी उनके पास, क्योंकि जमीन कुछ होता नहीं था। और मैं एक और चीज आपको बताऊं कि उस एरिया में कुएं नहीं होते थे, बहुत कम कुएं होते थे। कुएं के अंदर जो पानी है ना वो लाल हो जाता था। अच्छा। तो इसलिए कुआं लोग बनाते नहीं थे। आप पूरी हिस्ट्री पढ़ो, मैंने तो बल्कि वो वाला पार्ट मैंने ब्रिटिश गैजेट से लिया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरा रिकॉर्ड की हिस्ट्री, गैजेटियर में है ये, पूरा गैजेटर में है कि किस गांव में कितने कुएं थे। पूरी सोशल लाइफ है, वो पढ़ा है मैंने हिसार का गैजेटियर कंप्लीटली। तो मैंने गैजेटर ने बड़ा हेल्प किया कि जब ये हिसार आए तो उनको, मतलब गांव में कितने लोग बनिए थे, कितने खाती थे, कितने कुम्हार थे। हमारे वाले गांव में जाट तो नहीं थे, कुम्हार खाती जाते थे, कुछ और भी थे। और लेकिन हमारा वो जो गांव था उसमें वो मुसलमानों का गांव था। और उससे पहले मैं रोकूं आपको, एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे यहाँ से जो माइग्रेट करके उस साइड गए तो वहां भी लोगों को वहां भी जमीनें अलॉट होनी थी, जो हिंदू और जो सिख यहाँ है उनकी जगह पे। तो कई लोग क्या करते थे, बड़े चालाक थे, तो वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी चाबियां लेके आते थे अपने साथ और बोलते थे ये देखो असी तो चार चौक दी हवेली दे मालिक थे, इतनी चाबियां थी, तो हमारे को बड़ा अलॉट करो, ये करो। ये ऐसा भी हुआ, मतलब बहुत इनजस्टिस हुआ। एक्चुअली क्या है कि अगर आप कहानियां सुनेंगे तो सबको ये कहता है कि जी हम तो बहुत खजाना छोड़ के आए, हजारों एकड़ छोड़ के आए, वो जनरलाइज हो गया। लेकिन जो जमींदार थे तो उनकी जमीनें तो बड़ी थी, बिजनेसमैन बहुत थे आए हैं जो इतने बड़े बड़े तो बड़ा बड़ा कारोबार था उनका, वो छोड़ के आए। अफसर बहुत थे, फिल्म इंडस्ट्री थी। तो ये आपकी बात ठीक है कि लोगों को उतना कुछ नहीं मिला, लेकिन अफसोस ये बात नहीं है बिल्कुल भी। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, लाला जी को कभी ये दुख नहीं हुआ कि कितना कुछ छोड़ के आना पड़ा, उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा। उनको एक ही दुख था कि अपने कंट्री में हमारे को रिफ्यूजी बुलाया जाता है। उस पे आऊंगा, पर उससे पहले मैं 2 चीजें कहना चाह रहा था कि एक तो जैसे इस साइड आए थे तो मैंने करनाल में नवाब लियाकत अली खान जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, मैं उनका एक बड़ा खूबसूरत सा घर है जिसको नवाब छत्ता कहते हैं। तो वहां मैं गया था, तो उस घर के अलग अलग पोर्शन बांट के सबको ये दे रखे थे कि भाई आपका ये पोर्शन है, फर्स्ट फ्लोर पे ये रहेगा। उन्होंने तोड़ ताड़ के अपने हिसाब से कर रखे हैं जिस तरीके से। दूसरी बात, जब आपके पुरखे कुर्डी गांव में पहुंचे तो वहां पे एक इब्राहिम अली खान थे, और जो पूरे के पूरे वहां पे बड़े जमींदार थे जिनकी बहुत खूबसूरत हवेली थी, और वो वहां का जो कुआं था उसके मालिक भी वो थे। और कुआं एक स्टेटस सिंबल और प्रेस्टीज को जैसे वो करता है, तो उस हवेली को आपको दिया गया, और फिर साथ में उसकी जमीन भी आपके आसपास आई। तो उसमें फिर आप लिखते हो कि भाई पहली बार जब आप हवेली में जाते हो, साफ सफाई, दिया जलाया, दिया जलाने के बाद किचन को अलग तरीके से मेंटेन करना पड़ा। तो वो क्या था वो सेटलमेंट? तो वो देखिए, एक तो अपना घर छोड़ के आए, उसके बाद आपको जो जमीन अलॉट हुई, घर अलॉट हुई, वो एक मुसलमान की, तो अब रसोई भी वही, तो उनके लिए एक इमोशनल इश्यू था। पर रियलिटीज है, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगी कि गांव का जो माहौल था वो डिफरेंट था, क्योंकि वो जो फ्यूडल था वो किसी को पक्का ईंट ही नहीं डालने देता पक्के मकान की। एक ही पक्की हवेली थी, पक्का मकान था, वो हवेली वो उसकी थी, पानी भी नहीं लेने देता था, और वो 2 घर इकट्ठे भी नहीं बने देता था कि मेलजोल ज्यादा ना हो कि मेरे खिलाफ हो जाएंगे।
उसका whimsical, cynical और इनसिक्योर आदमी था। कई बीवियां थी उसकी। बड़ा रिच आदमी था। उसका नाम जितना मुझे पता था इब्राहिम, लेकिन उसका बड़ा नाम था कुछ कहते हैं, लेकिन वो याद नहीं है लोगों को। वो कहते हैं कि बड़ा जो है क्रूअल आदमी था, तंग करता था लोगों को। तो जो अब हम भी पाकिस्तान से, जब अब पाकिस्तान बन गया था वहां से आए थे, तो वहां के लोग बड़े सस्पिशियस थे। वो देख के यार ये कैसा होगा, ये भी इब्राहिम जैसे तो नहीं निकलेंगे। तो बड़ी रिजेंटमेंट थी। कुछ दिन तो नजदीक ही नहीं आए। पहले तो सबने कब्जा कर लिया था, क्योंकि 6-8 महीने साल से कोई रह नहीं रहा था वहां पे, तो उन्होंने आकर के कब्जा कर लिया, सब कुछ है। चलो वो तहसीलदार ने पुलिस हेल्प से खाली करा दिया था। लेकिन फिर जब घर के अंदर एंटर करना था, तो फिर थोड़ा सा वो पूजा करके उन्होंने रसोई को, जो गोडाउन होता था, जो गोदाम होता था, गोदाम में बनाई, उसको प्योरीफाई किया, वो किया। वो तो सेंटिमेंटल इशू होते हैं, करने होते हैं, नथिंग टू डू विद कि वो डिफरेंट रिलीजन का है, पर फेथ होता है अपना। रसोई हमारे यहाँ पे आपको पता है, चाहे वो मुसलमानों के, हमारे हर फेथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है घर की। तो उस हिसाब से तो उन्होंने फिर इस तरह से प्योरीफाई किया, सब कुछ है, बनाना शुरू किया। पर धीरे धीरे फिर गाँव के लोग जो है, उन्होंने देखा कि ये तो डिफरेंट है, तो फिर कॉपरेशन मिलनी शुरू हो गई, सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया। जैसे अभी आपने जो बात कही थी कि भाई एक एक्सेप्टेंस होती है लोगों की, आप वहाँ से आए तो यहाँ के लोगों को, तब की सोसाइटी को ये लगा कि भाई ये सन ऑफ सॉइल नहीं है, यहाँ के लोग नहीं, ये बाहर के हैं, और वो एक्सेप्ट करते 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 अभी तक ये होता है कई बार कि भाई ये तो रेफ्यूजी है, और हम अपने ही देश में रेफ्यूजी हो गए एक रात में। तो वो एक बड़ा दुख है और दर्द है। वो दुख लेकर के वो मरे, चुप हो गए थे वो बिल्कुल मेरे लाला जी, क्योंकि इस बात को वो रिकंसाइल नहीं कर पाए। उन्होंने मोह तो छोड़ दिया था जमीन के साथ, जब कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ा है, वो एक्सेप्ट कर लिया था। पर वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि जो पाकिस्तान बना वो तो भारत ही था। तो हम तो इधर से आके इधर आए, हम कोई विदेशी मुल्क से थोड़ा आए, तो हम रिफ्यूजी कैसे हुए? आप मान लो कि सन ऑफ द सॉइल ऑफ हरियाणा नहीं है, चलो ठीक है, बट सन ऑफ सॉइल ऑफ द इंडिया तो है ही। पंजाब तो था ही, वो पंजाब ही था, जंग भी तो पंजाब में था, इससे हरियाणा भी तो पंजाब में था। तो वो नहीं, वो एक्सेप्ट कर पाए कि उनको बहुत दुख होता था। और वो फिर क्या है कि पंजाब से हरियाणा बनने से पहले तक इतनी बात नहीं थी, हरियाणा बनने के बाद थोड़ा सा ये बात और उठने लगी, आइडेंटिटी इशू बनना शुरू हो गया। तो फिर तब तक उनकी एज हो गई थी, उन्होंने कहा कि बच्चों की बात है कि बच्चे सफर ना करें। और मैंने लिखा भी है कि मेरे फादर को कभी गवर्नमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई इस बेसिस पे, तो तभी तो वो कहाँ से कहाँ पहुंचे, पार्लियामेंट तक आ गए। उनको आज तक कभी ये गवर्नमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, रूल्स रेगुलेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। सोसाइटी लेवल पे थोड़ा सा होता था, पर वो भी एबरेशन थी, नॉर्म नहीं था, कभी नहीं फील हुआ। अब ये तो होता ही है कि जाट चीफ मिनिस्टर है तो थोड़ा ये होगा वो होगा। अब मैंने एक इंसिडेंट भी लिखा है कि एक चीफ मिनिस्टर ने मेरे फादर को किस तरह से हरास किया, सब कुछ है गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है, ये तो आज भी होता है, पार्ट ऑफ जो पार्ट वो तो आज भी होता है। लेकिन कोई उन्होंने मेरे लाला जी ने दिल में नहीं रखी, उनको कभी ये नहीं हुआ। बस उनको लगता था कि एक नैरेटिव जो उस समय की सरकार ने बनने दिया कि ये रेफ्यूजी हैं, वो सरकार की गलती है। उनको वो नैरेटिव नहीं बनने देना चाहिए था उस टाइम की सरकार के। 1947 के बाद 1951 में इलेक्शन हुआ, तो दे शुड हैव मेड एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक श्योर। अब जैसे कश्मीरी हैं, रेफ्यूजी यहाँ से आए, वहां से आए जो हमारे 1990s में कश्मीरी पंडित, अब आज उनको आप जो है रिफ्यूजी कहना शुरू कर दो, इंडिया में रिफ्यूजी है, आप उनको रोहिंग्या से तो नहीं कंपेयर कर सकते ना, कि वो बांग्लादेश से आए या इधर से आए। तो जो आपके मुल्क से आए, जो आपके मुल्क का हिस्सा है, आप उनको अगर बाहर का मानोगे तो फिर दुख तो होता ही है। ओके, इसके कुछ ऐसे कारण नहीं हो सकते क्या कि कई बार ये भी होता है, ये बड़ा हार्श और क्रिटिकल है कि आप लोग आए, आप लोग यहाँ के बसे, और आप लोगों को पता था कि हम उजड़ के आए हैं, ठीक है, हम खत्म हो गए हैं, एक नई बिगनिंग करनी है, तो हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आप लोगों ने इतनी मेहनत करी कि आप सोसाइटी के फ्रंट रनर्स में आ गए, तो फिर उसको एक्सक्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है कि ये तो वो है। ये भी आपकी बात ठीक है, इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन आदित्य भाई, आपने जो ऑब्जर्वेशन करी कि ये आई थिंक एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, एक सोशल फैक्टर है
ये होता ही है, और वो हर ऐसी कम्युनिटी के साथ होती है जो राइज करती है और ज्यादा स्पीड से राइज करती है और एंटरप्रेन्योर होती है, एंटरप्राइजिंग होती है, तो फिर मेहनती होते हैं, हाँ, मतलब होते ही है। हाँ, लाजमी सी बात वो है, तो वो है, बट मुझे लगता नहीं कि हमने कभी वो बैगेज कैरी किया। मेरे को कभी आज तक नहीं लगा, क्योंकि मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि मैं देखो मेरे पास उत्तराखंड में घर बनाया हमने, भारत का हिस्सा है, लेकिन आज भी लोग हमें कहते तो है ना कि बाहर के हैं, वो भी आज का बाहर का मानते हैं, दिल्ली का मानते हैं। हमें गोवा में हमने घर बनाया है, गोवा वाले भी आज तो आउटसाइडर, और तो आउटसाइडर टैग है कि आप दिल्ली वाले हो, तो आउटसाइडर टैग तो हमारी विद इन द कंट्री सो मच है, तो आप कैसे उसका बुरा मान सकते हो? हमने कभी बुरा नहीं माना। एटलीस्ट मेरी जनरेशन में वो इशू है ही नहीं रेफ्यूजी वाला, मेरे बच्चों के तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारे इशू थोड़े डिफरेंट है। हमारे इश्यूज ये हैं कि, और मैंने किताब भी उससे शुरू करी है, कि हमारी जो हिस्ट्री है वो एक डिफरेंट टर्न ले रही है। बांग्लादेश बना, अगस्त में बना, बांग्लादेश बनाने में हमारी 1971 में बना। बांग्लादेश आज तक 25 साल तक हमारा लोहा मानता है, 50 साल हो गए सॉरी, कि हिंदुस्तान को क्रेडिट देता रहा है। और आज देख लो क्या हो रहा है, आज वो हर उस क्रेडिट को वाइप ऑफ कर रहे हैं, हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि क्यों बना, क्यों इंडिया का रोल था, नहीं करना चाहिए था, एक ऐसा एलिमेंट आ गया है। तो हमारी ये जो हिस्ट्री है ये खत्म नहीं हो रही है, इसका क्लोजर नहीं हो रहा। उसी तरह से माइग्रेशन वाले का हमारा 1947 का, पार्टीशन की बात नहीं कर रहा मैं, पार्टीशन का जो क्लोजर है वो बहुत बड़ी चीज है। माइग्रेशन का जो क्लोजर है वो होना बहुत जरूरी है। अगली जनरेशन को, जो यहाँ मेरे बच्चों की जनरेशन है और जो आज पाकिस्तान में फैमिलीज हैं, उनके बच्चे जो मेरे बच्चों की एज के हैं, उनको ये लेगेसी नहीं कैरी करनी चाहिए पेन की। जो मेमोरीज हैं वो तो याद रखनी चाहिए, बिकॉज उससे स्ट्रेंथ मिलती है आपको, रेजिलियंस की। हमने देखो हम कैसे, आपने कहा जैसे कि कहाँ से आकर कहाँ बने, लेकिन उसको पॉजिटिव यूज करें। और ये अगली जनरेशन को कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में पीस आए, मेलजोल, भाईचारा बने आगे जाकर के। हाँ, वो तो है ही। जैसे आपने मनोहरलाल खट्टर जी से भी आप लोगों ने शायद एक बार बात करी थी ना, क्या कि ये रेफ्यूजी कहते हैं, इसको आप बैन करिए इस तरीके। हाँ, वो ये रिप्रेजेंटेशन दी गई। मैं तो नहीं था उसका हिस्सा, लेकिन पंजाबियों ने ये रिप्रेजेंटेशन दी कि why should we be called as refugees। हालांकि मेरा नहीं ख्याल था कि किसी रूल्स में, रेगुलेशंस में कहीं ऐसा रेफ्यूजी वर्ड है। एक्ट में तो नहीं है, बोलचाल में है। हाँ, तो इसको होना चाहिए, पर आप कैसे कर सकते हो? ये तो एक सोशल इशू है, आप उसको थोड़ा कुछ कर सकते हो। लेकिन वो भी क्या करें, देखो ये चीजें आप लॉ से नहीं चेंज कर सकते, ये तो सोशल थिंकिंग है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अगली जनरेशन है ना, ये इसका बदलाव लाएंगे। ये भी है, क्योंकि उनका बैगेज नहीं है ना पास्ट का, बिल्कुल। हाँ, वो भी है। हाँ। जी, और अब वो जैसे मेरी किताब पढ़ेंगे, मेरी किताब में एक डिफरेंट नैरेटिव निकल के आता है। आज तक की डिफरेंट जो किताबें लिखी जाती थी उसमें ब्लड शेड, पेन, वो ऐसी चीजें थी जो कि आपको कुरेदता था। इसमें एक सक्सेस स्टोरी है और होप भी है, होप एंड पॉजिटिव भी है, क्योंकि हमारी फैमिली को, चाहे उस समय कुछ भी हो रहा था हिंदू मुसलमान में, हमारी फैमिली को मुसलमानों ने बचाया। तो वो भी याद करना जरूरी है ना? बिल्कुल। पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी हो, एक अलग हिस्ट्री है, और वो मैंने एज इट इज रिकॉर्ड करी। उसमें मेरा ओपिनियन नहीं है कोई भी। मेरा ओपिनियन है सिर्फ हमारी जो माइग्रेशन की हिस्ट्री है और उसके बाद जो भी हुआ। ओके, तो बाकी तो हिस्ट्री को तो आप एज ओपिनियन नहीं बना सकते ना, आप एज इट इज फैक्ट एंड फिगर के हिसाब से देना पड़ता है। सर, आपने अनारकली भी लिखी है, और साथ ही साथ हमने संजीव कुमार की जो बायोग्राफी है वो भी लिखी है, को ऑथर आपने किया है। तो ये अनारकली कहाँ से, वो 1922 का इम्तियाज ताज अली हैं शायद उनका नाम, तो उनके प्ले के बाद जो फेमस हुआ, और फिर मुगले आजम में हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो अनारकली जो है वो नेशनल बेस्टसेलर बनी। उस किताब को मैंने 4 साल रिसर्च किया। इम्तियाज अली ताज ने पहली बार अनारकली के बारे में लिखा 1912 में, फिर 1923 में उसको उन्होंने रिवाइज किया, लेकिन वो एक प्ले है,
प्ले, हाँ उसी प्ले पे मुगले आजम बनी है शायद अनारकली। मैं रोक रहा हूँ, शायद जस्टिस कोल ने किया है वो प्ले अनारकली। हाँ, किया है, वो मेरे को देखो। बता रहे थे। हाँ, किया है। हाँ। और वो मैंने पढ़ा भी है। वो जो प्ले था उस पे मुगले आजम बनी, अनारकली फिल्म बनी, बट दैट इज अबाउट लव स्टोरी ऑफ सलीम एंड अनारकली। वो एक एपिसोड है। मैंने जो किताब थी वो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं एक बारी, ये आप फतेहपुर सीकरी में, आपको पता है जब भी जाओ ना तो ये वो किले में एक दरवाजा है जिस पर ताला लगा हुआ है, आपको हर कोई बताता है कि इसमें से अनारकली बच के निकली थी और वो वहाँ पूरी सुरंग है जो दिल्ली खुलती है, तो वहाँ से वो लाहौर चली गई। तो मैंने उससे, तो ट्रैवल गाइड से मैंने कहा यार कैसे सोचता है 200 किलोमीटर की सुरंग, तो वो नाराज हो गया भाई साहब। अच्छा। हाँ, वो मुझे कहने लगे भाई साहब ये हमारा सच है, हमने पुरखों से सीखा है, अगर आपका कोई सच है तो बताएं, नहीं तो फिर हमारे सच को ना जुटलाएं। बड़े प्यार से उसने कहा, और भाई सही बात है। तो मैंने कहा यार सच तो ढूंढना पड़ेगा। फिर मैंने अनारकली पे रिसर्च करनी शुरू करी, और मेरे को जो अनारकली पे पढ़ने को मिला मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा अनारकली डिजर्व्स अ बायोग्राफी, क्योंकि उस एक यंग लड़की जिसने एम्परर को कन्फ्रंट किया, उसका बचपन कैसा होगा, अगर उसने डांस सीखा है तो कहाँ से सीखा होगा, इतनी बड़ी डांसर थी, अगर उसमें सूफिज्म भी था, हिंदू फेथ भी था, तो कहाँ से उसकी अपब्रिंगिंग थी, क्या उसके पेरेंट्स थे, क्या ग्रेट पेरेंट्स थे, क्या उसकी एजुकेशन थी। पर क्या वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है या सिर्फ वो फिक्शन है, क्योंकि सलीम की डायरी में तो कहीं नहीं है, देखो जहांगीर की उसमें कहीं नहीं है, क्योंकि इसका नाम। देखो ऐसा है कि जो जहांगीरनामा है वो जैसे होता है, कोई एडिट करता है, कौन सी वाइफ चाहेगी, नूरजहां तो नूरजहां थी भाई, रूल तो वही करती थी। वो कौन चाहेगी कि मेरे हस्बैंड की डायरी में उसके बिलवड का वो है ना। तो बट वो लाइटर साइड पे है। नहीं, ऑन ए सीरियस नोट, नहीं, ऑन ए सीरियस नोट मैं आपको बताऊं, मेरा जो व्यू है 100% शी एग्जिस्टेड, बिकॉज बहुत सारे फॉरेन राइटर्स ने और हिंदू पोइट्री में लिखा गया है कि वो एग्जिस्ट करती थी, बट देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस। So even, and I am not a historian, so I also admit that there isn't adequate evidence to prove that she existed, but there's enough material to believe that a character like that did exist, but hard to prove. तो मैंने इसलिए इसको हिस्टोरिकल फिक्शन रखा। लेकिन अपनी रिसर्च के बेस पे जहां मैं उसको उस बेसिस पे करता था वो किया, जहां पे मैं उसको फिक्शनलाइज कर सकता था उसको फिक्शनलाइज किया। और वो उसको मैंने ये अल्टीमेटली माना है कि वो निकली थी सुरंग से। अच्छा, और आपने मान लिया है। हाँ, और सुरंग से निकल के गई और भोपाल लाहौर पहुंचवाया आपने? नहीं, भोपाल करवा दिया, भोपाल बदल दिया। भोपाल में उसने शादी की दोबारा, और उसके बच्चे हुए, अगली जनरेशन हुई। तो बल्कि कहानी अनारकली की शुरू ही होती है उसकी एक जनरेशन के बच्चे जिसको वो डायरी मिलती है उसको, जिसमें वो कहानी है। अच्छा। तो तभी बहुत रेजोनेट हुई है। इस पर तो दो मेरे को प्रोडक्शन हाउसेस ने अप्रोच किया फिल्म बनाने के लिए, लेकिन मैंने कहा आलिया भट्ट को अगर मना लोगे अनारकली के लिए तो आलिया भट्ट पसंद है आपको? नहीं, वो मुझे लगता है कि आलिया भट्ट इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसमें एक कॉन्फिडेंस है, और जो है नज़ाकत भी है, और उसने एक वो कोटेसन का रोल भी किया स्ट्रॉन्ग, वो जो तो अदा भी करने को आ सकती है। मुझे लगता है कि वही एक कैरेक्टर। और मधुबाला का भी बहुत मधुबाला, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि आप अनारकली लिख रहे हो, अनारकली का तो लोग नाम लेते हैं तो एकदम मधुबाला का चेहरा आ जाता है, इतनी ब्यूटीफुल, तो आप अपनी अनारकली को कैसे बनाओ। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल ये थी कि मैं अपनी एक अनारकली कैसे दूं जो कि लोग जब पढ़ना शुरू करें तो उसको डिफरेंट इमेजिन करें, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन, हाँ, ताकि वो उसको उसके दिमाग में मधुबाला आए ना, वो अपनी खुद की एक इमेजिन है। और अगर आप कवर देखो तो कवर में मैंने कवर बहुत खूबसूरत है इसका। इसमें अगर आप देखो तो मैंने इस लोग से चेहरा दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने कहा उसका चेहरा इतना खूबसूरत है तो बना नहीं सकता, है ना। तो उसको साइड प्रोफाइल दी। ये डांस, ये वो उसकी है जो लास्ट डांस होता है उसका, जो आपने अभी बताया कि प्यार किया तो डरना क्या, तो उस वाले डांस से पहले की रिहर्सल की है। अच्छा। लास्ट। तो बस सबसे खूबसूरत क्या बात लगती है आपको इस कैरेक्टर की? मुझे लगता है कि वो लड़की में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी
और इतना अपने प्यार पे गर्व था, लेकिन पागलपन नहीं था कि मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी। उसको उसने बहुत डिग्निटी से डिफाइन किया। उसने अकबर को कहा लास्ट मिनट में कि जब वो उसने उसको उसका डिसाइड कर दिया था कि तेरे को फांसी होगी या तेरे को चुनवा दिया जाएगा, तो उसने बस उसकी आंखों में देख के ये कहा कि यू हैव नॉट वन, आई हैव वन, क्योंकि मैंने अपने प्यार को सरेंडर नहीं किया। और उसने माफी मांगी उससे उस टाइम पे कि अकबर ने कि मैं मानता हूँ। और उसने तब तक उसको नहीं बताया था कि मैं तेरे लिए डिसाइड कर चुका हूँ कि तू निकल जाएगी। और उसमें भी उसने कहा तो है कि भाई कि अनारकली हम मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, पर हम अपने उसूलों से बंधे हुए हैं। भाई उनको ये पता था कि सलीम एक कमजोर आदमी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वाइन और शिकार करने में व्यस्त रहता है। उसको एक स्ट्रांग वुमेन चाहिए है जो हिंदुस्तान की मलिका बन के उसको चला सके। अनारकली हिंदुस्तान को नहीं चला सकती थी। अनारकली सलीम को मोहब्बत दे सकती थी, एक अच्छी वाइफ बन सकती थी, पर जो कॉन्फिडेंस उसमें था वो तो किसी और में नहीं था। नहीं, पर कॉन्फिडेंस एज अ पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम रनिंग अ कंट्री। रनिंग कंट्री के लिए आपको एक क्रूअल, एक एबल, डिप्लोमेटिक स्टेट्स एक में वो बहुत डिफरेंट तरह की चीज चाहिए ना। कॉन्फिडेंस तो आपको एज अ लॉयर में आपको कॉन्फिडेंस में लॉयर बना देता है, अच्छा, लेकिन दैट डजंट मीन दैट यू विल प्रूव टू बी अ पॉलिटिशियन, क्योंकि उसके लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, और बहुत चीजें चाहिए। और हिंदुस्तान को चलाने के लिए तो बहुत चीजें और चाहिए। लॉयर और जज के बड़े किस्से रहते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ कि एक बार कोई एक लॉयर था, वो जज के सामने प्रेजेंट हुआ, तो वो प्रेजेंट होने वाले थे सीनियर, पर उसने अपने जूनियर को भेज दिया। तो जज को लगा कि यार ये तो मेरी तौहीन है, तो फिर उसने सीनियर को बुलाया कि आप नहीं आए और आपने इसको डांट वाट भी दिया और आपने ये सारा का सारा आप कर रहे हो। तो उसने बोला कि भाई मैं तो इसको बोल रहा था कि तू 2 किताब पढ़ के जज ही बन जा, तेरे पल्ले नहीं है वकील वकालत बनना, वकालत करना है वकील बनना। सही बात है। तो वो जज बेचारा यार ये तो बड़ी मेरी उल्टी पड़ गई। तो देखो पहले ऐसे ह्यूमर होता था कोर्ट में और जज बुरा भी नहीं मानते थे। आजकल तो आप कुछ कह दो तो वो ईगो ही, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इसी तरीके से। पर वो एक फैमिली, ये भी कोई बात नहीं, एडिट ना करना। नहीं करेंगे, हमने तो जजों को क्या कहा है, बिल्कुल। नहीं ठीक बात है। देखो ऐसा है कि जजेस भी पहले बहुत ग्रेट, दरिया दिल, बड़े दिल के होते थे, होना पड़ा था, नेचुरल है, ये एक्सपेक्टेड है आपसे, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे महारथी जज बनते होते थे। एक सर्विस होती थी कंट्री को, इंस्टीट्यूशन को, और एक सेंस ऑफ प्राइड भी था उनमें जस्टिस का। वो ऊपर बैठते हैं तो वो नीचे वाले को दे डोंट लुक डाउन अपॉन, दे नेवर लुक डाउन अपॉन। आपको नहीं होता मैं ऊपर बैठ गया तो ये आपको पता होता है वहीं से आए हो आप। ठीक बात है। और आप यंग लोगों को एनकरेज नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? यंग आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। यार मेरी खुद की बेटी जो है वो लॉ पढ़ रही है, और हम तो चाहते हैं ये नेक्स्ट जनरेशन है, लीडरशिप है कंट्री की, ये तो आगे लेके जाएंगे। आप उनको इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, आप उनको इनकरेज नहीं करोगे, आप उनके पीठ पे हाथ रख के शाबाशी नहीं दोगे, तो फिर कैसे होगा? मैं तो अपने जूनियर्स को ये कहता हूँ कि मैं इस कोर्ट में फंस गया, मैटर रीच कर गया, तो आप मेरे नाम पे केस मांगोगे नहीं, डेट तैयार होके जाओगे, और जज भी आपको बस ये देखेगा कि आप पढ़ के आए हो कि नहीं। अगर वो खिलाफ करना होगा तो आपके नाम पे नहीं करेगा खिलाफ, वो कहेगा आने दे तेरे सीनियर को, तब डिसमिस करूंगा, है ना। और रिलीफ देना है तो तुम्हारे को दे देगा, ताकि तुम खुश हो जाओ, देखो जी मैं रिलीफ लेके आया, है ना। ये भी अच्छे जज ये करते हैं, और आज भी हैं ऐसे बहुत जज, मैंने तो देखा है। वो इसलिए जूनियर को कहते हैं तो कर आर्ग्यू, क्योंकि वो चाहते हैं कि चल, और जब देखता है कि यार ये तो मैं डिसमिस करूंगा, तो वो कहते हैं चल एडजर्न कर दिया, अगली डेट पे अपने सीनियर को ले आना। सर आखिर में जज से संजीव कुमार, हाँ जी, कोई नहीं दिया उनकी फैमिली में 50 साल से ऊपर, ये अलग ही कर्ज है यार। बिल्कुल। उनके कोई वो जीन्स में ही था इशू, और बड़ी दुख की बात है कि इतना महान कलाकार, गजब के संजीव कुमार को मैं इंडिया का बेस्ट कलाकार करता हूँ। ये जो संघर्ष लगे हुए, इसमें संजीव कुमार भी थे। अच्छा, ये एच.एस. रेवेल ने बनाई। अच्छा। और विजयंतीमाला, दिलीप कुमार, और इसमें संजीव कुमार भी, क्योंकि वे छोटे स्टार थे तो इसलिए पोस्टर पे उनका नहीं है। लेकिन इस में जब पहला शॉट संजीव कुमार ने दिया,
दिलीप कुमार के साथ, तो दिलीप कुमार तो तब भी एस्टेब्लिश स्टार लेजेंड थे। उसने बाहर आकर के एच.एस. रवेल, और ये एच.एस. रवेल ने, मुझे पता है क्योंकि राहुल रवेल जो एच.एस. रवेल के बेटे हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो उन्होंने बताया कि एच.एस. रवेल को बाहर निकल के कहा ये कहाँ से पकड़ के लाया भाई, ये तो कमाल है, ये तो कमाल करेगा। He was so impressed, और ये फैक्ट है, कमाल। मतलब अगर वो कुछ दिन और जिंदा रहते, कुछ साल और, हमारी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ होती। मतलब आप कई दिन कई रात, 9 दिन मतलब मैं ऐसे फिल्में उन्होंने कर रखी हैं कि कमाल है, जहाँ पे टैलेंट है। और मेरे को तो लोग शोले में देखते हैं कि उन्होंने जो भी किया, ठीक है, ठाकुर, लेकिन आपकी आंधी तो मतलब आप कोई फिल्म उठा लो उनकी, उसको ये झिझक ही नहीं थी कि मुझे यंग लगना चाहिए, उसको झिझक नहीं थी कि मेरे को ये था ना कि मैं डांसिंग रोल करूं, ये हालांकि वो भी किए हैं। उनकी फैमिली, उसकी मदर उसको डॉक्टर बनाना चाहती थी या लॉयर, क्योंकि उन्होंने बड़े दुख के दिन देखे थे। वो कह रही थी कि मैंने सारा अपनी ज्वेलरी बेच के, सब कुछ बेच के तेरे को पढ़ाया है, पर इनका मन था। तो एक बार इनके स्कूल में गए, तो उन्होंने देखा कि ये थिएटर कर रहा है, तो उन्होंने उनके टीचर को बड़ा डांटा कि मैं इसलिए भेजती हूँ कि तुम इसको थिएटर करा रहे हो स्कूल में। तो उन्होंने कहा कि ये इज बॉर्न टू बी एन एक्टर। उसके बाद फिर ए.के. हंगल होते थे, उनका थिएटर ग्रुप होता था, उसमें उन्होंने उनको चांस दिया, फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पर ट्रेजिक है, इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। ये भी है कि उनको पता था कि मैं ज़्यादा जिंदा नहीं रहूँगा, हालांकि करना डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी उनकी, कमाल, उस हिसाब से भी कमाल। ओके आर्यन, ही आल्सो वांट टू आस्क। हाँ आर्यन बोलो। सर जैसे आप मतलब आपकी फैमिली जंग से आई, तो आपने कहा कि आपकी आइडेंटिटी उस स्पेस में रूटेड थी एक तरीके से, और आपको मतलब शिफ्ट करना पड़ा, मतलब हिसार आना पड़ा। तो जो कल्चरली एक डिफरेंस होता है कि आपका कल्चर भी आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है, तो कल्चरली आपके लिए कितना डिफिकल्ट था अडेप्ट करना, या फिर आप कुछ कंटिन्यू कर पाए उस कल्चर को, या फिर कैसे मिल पाए हरियाणा? तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा तो आप अपनी ज़मीन से अप्रूट करते हैं तो कल्चर से भी अप्रूट होता है। जैसे आज मैं अमेरिका जाता हूँ तो आप डिफरेंट कल्चर में आ गए, चाहे आप कुछ दिन के लिए जाओ, बड़ा अनसेटलिंग होता है। आपको स्ट्रेंथ ही अपने कल्चर से मिलती है। पर फॉर्चुनेटली हमारे केस में, क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि इकट्ठे, चाहे बंजर ज़मीन है, इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे से स्ट्रेंथ मिलती है, हम एक अपना कल्चर को फॉलो कर पाएंगे, त्यौहार इकट्ठे मनाएंगे, एक भगवान को मानते हैं, तो सब ने उससे बड़ी स्ट्रेंथ मिली। उनको सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि गांव मुसलमानों का था तो मंदिर नहीं था, वो मंदिर नहीं, हालांकि हिंदू बहुत थे लेकिन वो मंदिर नहीं बनाने देता था, तो वो घर के अंदर पूजा करते थे सारे, लेकिन बाहर नहीं कर सकते थे। मेरे माता जी को, मेरी जो ग्रैंड मदर है, उनको ये बड़ा दुख होता था कि मंदिर नहीं है, तो उन्होंने जिद करके कहा कि मंदिर होना चाहिए। तो घर के बाहर ज़मीन, जो अपनी घर की ज़मीन थी, उस पर मंदिर बनवाया। और फिर आप जो है आर्य समाजी थे, तो एक दिन वो स्वामी देवानंद जी आए, देवानंद जी, तो वो निकल रहे थे वहां से, उनको जमीन बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि किसकी है, उन्होंने कहा कि लाला जी की है। वो आए और इम्प्रॉम्प्टू रैंडमली उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा कहती है कि यहाँ पर मैं गुरुकुल बनाऊं, तो मुझे कुछ ज़मीन दे दें। मेरे लाला जी ने पूछा कितनी, तो उन्होंने शायद 1 एकड़ या 2 एकड़ मांगी। तो मेरे लाला जी ने सिर्फ मेरे माता जी की तरफ देखा, कोई नॉड नहीं, कोई हाँ नहीं, ना नहीं, सवाल नहीं, वो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने उनकी आंख में पढ़ दिया कि हाँ दे देनी चाहिए। तो उन्होंने इमीडिएटली 2 एकड़ ज़मीन का हाँ कर दिया। फिर आर्य समाज वहाँ गुरुकुल बन गया। फिर उन्होंने यही नहीं, उन्होंने कहा कि हम 10,000 रुपये भी देंगे आपको। उस समय 10,000 बहुत माना जाता था। 10,000 रुपये फैमिली में इकट्ठा करके आप और बनवाया बिल्डिंग, और देते रहे, सपोर्ट करते रहे, और मेरे फादर भी करते रहे, उसके बाद हम भी करते हैं। तो वो इस तरह से उन्होंने अपना कल्चर वहाँ पे एस्टेब्लिश किया। हरिद्वार में जैसे जाते थे, किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गई, तो हरिद्वार में उन्होंने एक बनवा दिया कि रिश्तेदार आए हैं तो वहाँ रहें, एक कमरा बना दिया, आज भी है वो वहाँ। तो इस तरह से अपने कल्चर को उन्होंने लाइव रखा। बट
झंग के लोगों का ये था कि वो क्योंकि सूफिज्म में थे ना, तो वो बहुत रिजिड नहीं थे कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, लाइन ड्रॉ नहीं कर रखी तो थी। वो फ्लेक्सिबल बहुत थे दूसरे के साथ ब्लेंड करके, तो इस करके उनको इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई क्योंकि झंग से आए थे तो वो बने इस तरह से थे और मुसलमान भी साथ रहते थे उस गांव में, तो ऐसा नहीं था, बट इकट्ठे रहे तो उससे स्ट्रेंथ मिली बहुत। ये मेरी रीडिंग है। आपने सवाल पूछा तो मैंने तो जवाब दिया, ऑब्जर्वेशन, हाँ अपनी ऑब्जर्वेशन से दिया, कि मैंने इस पे साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया, बट मुझे लगता है कि ये होता है क्योंकि मुझे भी इसी तरह से मिलेगा स्ट्रेंथ। ओके सर, एक हम देखते हैं कि मतलब पार्टीशन के बाद जो लोग इंडिया में माइग्रेट किए, तो आपने एग्जांपल भी दिया मनमोहन सिंह का, गुजराल नंदा का, आई के गुजराल का, कि मतलब वो इतने सक्सेसफुल हुए, प्राइम मिनिस्टर वगैरह बने। तो मतलब पार्टीशन की वजह से क्या आपको ये भी लगता है कि वो ट्रॉमा इतना बड़ा था कि आपको उसने साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट किया, इतना पुश किया कि मतलब आपका जो कंफर्ट जोन होता है जब आप रहते हो कोई पर्टिकुलर स्पेस में, और जब आप उससे निकलते हो तो आपको इतना पुश किया उसने कि मतलब आपको ये लगा कि हमें प्रूव करना है कि हम कुछ हैं और एक तरीके से हमें अचीव करना है, तो उसको सक्सेस के लिए कितना ड्राइव किया आप? मैं थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है कि मैं पता नहीं उसका जवाब दे पाऊंगा नहीं, क्योंकि वो लोग जिन्होंने इस जिंदगी जी है वो शायद इसके बारे में ज्यादा बताएं, लेकिन ये अमीर खानदान में पैदा हो गए थे तो पैसे हो गए थे इनके पास। मेरी स्ट्रगल भी अलग रही है। हाँ। क्योंकि हम तो गांव में पैदा हुए, हमारे पास हम तो लौटा लेके खेत में जाया करते थे, कोई टॉयलेट ना होता था, हमने कुएं से पानी निकाला है, हम भी दूध चोते थे, ठीक है, हमने सब वो कुछ किया है, लेकिन लग्जूरियस लाइफ नहीं थी क्योंकि खेती से कुछ होता नहीं था, इतना होता था कि खुद का दाना बना हो जाए। 2 बारी शहर से मेरे फादर की नौकरी पे लग गई, तो 2-3 बारी जब शहर से आ गए तो 2 गठरी ले आए, कनक ले आए, गेहूं ले आए, एक हरी दाल ले आए, काला चना ले आए, बस ये हमारा होता था, पैसे नहीं होते थे कुछ। लेकिन हम वो तो वकालत में कमाया जो कमाया, लेकिन साइकोलॉजिकली मैं अपनी तरफ से ये बता सकता हूँ कि हम छोटे गांव से आए तो एक फायर इन द बेली था, आज भी होता है। छोटे गांव से आप सब भी जो है आते हो, सबको तो एक फायर इन द बेली होता है कि वी वांट टू प्रूव। हमारे फादर्स ने इतनी स्ट्रगल कर करके हमें पढ़ाया, नौकरी में क्या मिलता था उस टाइम पे, सरकारी नौकरी में, ठीक है, ये तो अब इतने पे कमीशन बन गए, पता नहीं क्या क्या हो गया सब सरकारी नौकरी में, पहले क्या मिलता था, कुछ नहीं। बच्चों को आप फॉरेन एजुकेशन नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते थे ना पहले, तो उन्होंने इतना स्ट्रगल करके अपना कर आ करके हमें पढ़ाया, तो हमारे में तो बस एक जुनून होता है था कि माँ बाप ने इतना इन्वेस्ट किया है फ्यूचर हमारे में, अपनी आशाएं हमारे साथ बांधी हैं, तो हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे वी विल लिव अप टू दैट। हमारे को तो ये फायर इन द बेली होता था सिर्फ कि, और फिर गांव जाते थे तो बड़ा प्राइड होता था। मेरे फादर जब वकील बने तो गांव ने पूरा कितना सेलिब्रेट किया कि वकील बन गया भाई छोरा, सरकारी नौकरी लगी। वो तो जब एडीए बने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, तो कमाल होगी। जब वो एडवोकेट जनरल बने तो फिर तो बस सेलिब्रेशन थी। फिर सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी विधानसभा बने और पार्लियामेंट आए, तो सरकारी गाड़ी जाती थी झंडे वाली, तो गांव में तो फिर होता था ना। तो वो हमारे इन्फ्लुएंसेस तो थे कि आपकी इज्जत होती है अगर आप कुछ बनते हो तो, है ना। तो हमारे को वो भी था, लेकिन ये भी था कि पेरेंट्स की आशाएं बंधी हुई थी और अपने खुद के लिए भी प्रूव करना था। अपने हर की एम्बिशंस होती हैं इंडिविजुअल भी, तो वो फैक्टर जरूर प्ले करता है, बट आई थिंक इंडिविजुअल है। कई लोगों को ये होता है यार कि दुकान ही डाल लो, उन्होंने दुकान भी डाली, ये भी है। कपड़े की दुकान ही डाल दी, किसी ने किराने की डाल दी, कोई क्लर्क की भर्ती हो गया, हर एक के अपने हालात भी होते हैं। सो ये थोड़ा इंडिविजुअल फैक्टर है। करने को तो इतने बड़े बड़े एक्टर सुनील दत्त, ये वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, सारे कपूर खानदान सारे वहीं से आए। तो इंडिविजुअल है थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको क्या ड्राइव करता है। बट ये फैक्टर भी है जो आपने कहा कि आप एक इतनी पेन से निकल करके आए हो, तो आपको लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया तो और मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, चलो रिस्क लेते हैं, है ना। अब इससे ज्यादा तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई कि चलो रिस्क लेते हैं, ये करके देख लेते हैं, वो करके देख लेते हैं। ये फैक्टर तो है, क्योंकि जब आपके पास एक बार सब कुछ खत्म हो जाता है ना, फिर आपका पता लगता है यार कि खत्म होने के बाद भी है क्या दोबारा। तो ये फैक्टर है। ओके सर, आखिरी में आप कितने हरियाणवी बचे हो आप, या पूरे लाला हो लिए अभी? मैं तो टोटल हरियाणा का हूँ आज भी। लाला तो हम बन ही नहीं सकते, मगर ये जरूर है कि क्योंकि चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ तो थोड़ा सा पंजाबी भी हूँ। अच्छा। लेकिन गांव में जाते और आपसे बात करते तो मेरा तो एकदम सीधा एक्सेंट है, हरियाणवी हो जाता है। और ये कोई मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा,
आज भी मैं गांव जाता हूँ या गांव से फोन आता है या जैसे भी है, तो मेरा एक्सेंट वही है, क्योंकि ट्रेनिंग वही है, पढ़े वही हैं, तो खुशी होती है। आज भी गांव जाता हूँ तो नॉस्टैल्जिया होता है, मतलब खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार अपने गांव की मिट्टी है, वो तो है हमारे लिए, तो वही है ना, हमारे लिए जंग थोड़ा है, हमारे लिए तो कुरड़ी जैसा था, जो मेमोरीज हैं वही है। मेरे पेरेंट्स के लिए ऑब्वियसली वो होता था, वो अयतुल्ला खान सुनते थे जंगी गाने, क्योंकि उनका नॉस्टैल्जिया वहीं से जुड़ा। ओके सर, देन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और मेरे से बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। हमारे को भी, और काफी अच्छी बातें आपने बताई, लोगों को मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच।